हम बात कर रहे हैं सर रेजिडेंशियल स्टेटस का। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या है सर रेजिडेंशियल स्टेटस, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में एंड टोटल इनकम, चैप्टर का नाम ये है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो था दैट इज हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का, वो हम सीख चुके हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट, है ना। हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, दैट इज आपका एक तो स्टेटस बताना है और एक आपको बताना है इसका इनकम कैसे निकाले। तो आज का कॉन्सेप्ट रहने वाला है सर इनकम निकालना सीखेंगे। तो सर स्टेटस बहुत सारे बच्चे नए हो सकते हैं तो उनको अब प्रीवियस क्लास देखनी पड़ेगी। तो स्टेटस की हम बात करें तो स्टेटस में क्या था, दो चीजें थी इसको चेक करने के लिए। एक था हमारा भैया बेसिक कंडीशन चेक कर लो और एक था हमारा एडिशनल कंडीशन चेक कर लो। बेसिक कंडीशन में पहला नंबर पे था एक, या फिर एक दूसरा नंबर, दोनों में से कोई एक चेक कर लो। ये बोलता है 182 दिन रह लो और ये बोलता है 60 दिन या फिर आपको 365 दिन रहना है इंडिया में लास्ट 4 ईयर में। बस एडिशनल कंडीशन में दो है, एडिशनल कंडीशन नंबर 1 और एडिशनल कंडीशन नंबर 2। यहाँ पे आपको 2 बार रेजिडेंट होना है और यहाँ पे 730 दिन रहना है। ये पिछले 7 सालों में रहना है और ये पिछले 10 सालों में प्रूफ करना है। कुछ इसके एक्सेप्शन वगैरह भी हमने देख लिए थे और इसके बेसिस पे हमने कुछ डेज वगैरह कैलकुलेट करना सीखा था। आज सीखेंगे इनकम, और इनकम कब इंडिया की इनकम मानी जाएगी और कौन कौन ऐसा पर्सन है जिसको टैक्स देना है। हम इस बात पे डिस्कस करने वाले हैं आज कि इनकम कैसे, टैक्स लाइबिलिटी और इनकम की, हम लाइबिलिटी तो नहीं, खैर इनकम की पहले हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो सर इनकम कैसे निकालोगे आप, इनकम देखिए पहले समझते हैं फिर हम आ जाएंगे आगे। जैसे मान लो आपके सामने सिंपल सी बात करें तो जो आपके पास ये इंडिया है, अगर इंडिया की बात करें हम, जो इंडिया है, तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के जो बाहर है, जो इंडिया के बाहर कंट्री है, यहां से पैसा आपके पास यहां आ सकता है। जैसे मान लो कि हम बहुत सारे लोगों का, या मैं अपनी बात कर लेते हैं या किसी का भी, कि हमारा कुछ इनकम आउटसोर्स है। यूट्यूब का ले लो आप, यूट्यूब से आपको पैसा मिल रहा है, इंडिया से थोड़ी मिल रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है, यूएस से, क्योंकि वो यूएस डॉलर में मिलता है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, यूएस से आ रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि यहां से पैसा यहां आया, तो हमें ये बात समझना होगा कि भैया इस इनकम पे हमें टैक्स देना है या नहीं देना। और जो इंडिया में आप कमा रहे हो बिजनेस करके, जो इंडिया में कमा रहे हो, तो ये समझना होगा इस इनकम पे टैक्स देना है या नहीं देना। यानी चाहे पैसा बाहर से आ रहा हो, चाहे हम पैसा इंडिया में कमा रहे हो, तो इस इनकम पे टैक्स देना है या नहीं देना। और अगर देना भी है तो कौन देगा, क्योंकि हमारे पास तो 3 तरीके के व्यक्ति हो गए, आर ओ आर हो गया, एन ओ आर हो गया, और तो इसमें से किसका क्या स्टेटस है दे। तो एक बात सिंपल सा फंडा याद रखना हमेशा, जो आर ओ आर होता है, जो कौन होता है, आर ओ आर, आर ओ आर को हर कंडीशन में टैक्स देना पड़ता है, चाहे बाहर की इनकम हो, इंडिया की इनकम हो, कोई भी इनकम हो, हर कंडीशन में। एक डीम्ड इनकम वाली बात थी, वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, इस बार तो एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा डीम्ड इनकम वाला। सर अगर ऐसा हुआ कि हमारा एक बिजनेस यहाँ पे है और पैसा हम जो है यहीं पे रिसीव कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, मतलब पैसा भारत में आया ही नहीं, बिजनेस कहाँ है हमारा, फॉरेन। ये फॉरेन ही हो गया ना, मैंने दूसरा स्टेट बना दिया, दूसरा कंट्री बना दिया, ये क्या हो गया हमारे लिए। तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा ये बिजनेस दुकान कौन सी है, क्या पता एसबीआई की ये ब्रांच हो, समझ रहे हो। अगर मान लो एसबीआई की ब्रांच हुई, तब तो भाई बिजनेस तो भले बाहर है, पैसा भी बाहर आ रहा है, लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है, कहां से कंट्रोल हो रहा है। तो ये चेक करना है कि आपका अगर इंडिया के बाहर बिजनेस है, पैसे भी वहीं रिसीव हो रहा है, इनकम भी वहीं कमाया जा रहा है, तो कंट्रोल चेक करिए कहां से है। अगर इंडिया से उसका कंट्रोल है, तब हमें देखना पड़ेगा कि भैया कौन कौन टैक्स देगा और कौन कौन टैक्स
नहीं देगा। अच्छा सर, कंट्रोल भी चेक करना पड़ेगा। हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि भैया एक बिजनेस इंडिया के बाहर है और इंडिया के बाहर है और पैसे भी बाहर ही रिसीव कर रहा है, उसका कंट्रोल भी भारत से नहीं है, तो क्या उससे टैक्स लेंगे हम? तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो आज जो सीखने वाले हैं, हमें हर किसी का टोटल इनकम बताना है। जैसे मान लो हमारे पास इंडिया में पैसे आए ये 2 लाख रुपए, और इंडिया से कमाए मैंने 3 लाख रुपए, और जो मेरा बाहर एसबीआई का ब्रांच था उस पे थे 3 लाख रुपए, और वहां कमाए वो था 1 लाख रुपए। तो भैया टोटल इनकम कितनी है भारत में जिसपे हमें टैक्स देना है? क्योंकि कुछ तो इनकम भारत वाली तो समझ में आ रही है कि भैया इस पे तो देना है, लेकिन जो बाहर से पैसा आ रहा है उस पे देना है कि नहीं देना? इसके बाद बोला गया भैया जो दूसरी तरफ से हमारा देखा जाए वहीं पे पैसा रिसीव हो रहा है, क्या उस पर भी हम टैक्स देंगे? तो सारा आज टोटल इनकम निकालना सीखेंगे। तो टोटल इनकम के लिए देखिए क्या बताया गया है। बहुत सिंपल सी बात करेंगे कि इंडियन इनकम, कौन कौन सी इनकम ऐसी है जिसको हम भारत की इनकम मान लेंगे। भाई तुम चाहे भले ही बाहर कमा रहे हो, हम किसकी इनकम मान लेंगे? और अगर भारत की इनकम मान ले तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलती है अगर भारत की इनकम है तो बच नहीं सकते, आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। तो ऐसा क्या सिम्टम्स देखें, ऐसा क्या हम वहां पे कंडीशन देखें, ऐसा क्या सिचुएशन देखें जिससे कि पता चल जाए भाई ये इनकम को भारत का मान लो। पहला क्या कहता है? कहता है इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बोला भैया पैसा भारत में आ गया, या पैसा भारत में आप बोल रहे हो नहीं आया लेकिन इंडियन गवर्नमेंट बोलती है भारत में आया है, इंडिया की इनकम है, आपने कमाया कहीं, हमें मतलब नहीं है। पैसा भारत में आ गया तो किसकी इनकम मानी जाएगी? बात खत्म, इंडिया की इनकम है। आप दुबई गए, दुबई में पैसे कमाए, पैसे कमा के सीधा इंडिया में ले आए आप, तो आपकी इनकम इंडिया की इनकम मानी जाएगी और उसके ऊपर भारतीय सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना होगा। अच्छा सर, और एक्रियू और डीम टू बी एक्रियू इन इंडिया। एक्रियू का मतलब यहां पे इससे है कि भैया दुकानदारी आपकी इंडिया में है, दुकान आपका इंडिया में ही है। आप प्यूमा कंपनी है या फिर मान लेते हैं एडिडास है या फिर एप्पल का शोरूम है, तो वो पैसा कहां से जनरेट कहां से कर रहा है? जो इंडिया में शोरूम है वो तो इंडिया से ही कमा रहा है ना, तो बोलेंगे एक्रू भाई तू इंडिया में ही कर रहा है, वो रिसीव के कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी अगर आपका दुकानदारी, आपका बिजनेस, आपका धंधा अगर मान लो कि इंडिया के अंदर चल रहा है तो भूल जाओ भैया कि तुम पे टैक्स नहीं लेंगे, तुमसे तो 100% टैक्स लेंगे हम। तो दो बातें हुई, अगर बाहर से पैसे लेके आ गए तब भी आपको भारत में टैक्स देना पड़ेगा, और अगर अगर आप भारत के अंदर अपनी दुकान खोल के बैठे हो तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब दुकान से मतलब ऑनलाइन भी हो सकता है, यहां से सर्विस भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, भारत की जमीन पे जहां हुए टैक्स देना पड़ेगा। इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट एक्रू आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ये तो दोनों लगभग लगभग एक ही जैसा है। मतलब कमाया गया, एक्रू का मतलब होता है कमाना, एक्रू का मतलब अभी समझना सिंपल, यहां पे ज्यादा से ज्यादा आप सोचोगे ना, वैसे तो मतलब होता है ड्यू होना, लेकिन यहां कमाना। एक्रू आउटसाइड मतलब कमाया भारत से बाहर गया, लेकिन रिसीव इंडिया में हो जाए तो कहां की इनकम मान ली जाएगी? इंडिया में। यानी घूम फिर के मैंने वही वर्ड बोला है। इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया, अब भैया इनकम कहां रिसीव हो रहा है? जैसे मान लो ये भारत है और ये मान लो दूसरी कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है। अब इनकम कहां रिसीव हो रहा है? आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट एक्रू और डीम टू बी अराइज इन इंडिया। लेकिन भैया दुकान यहां है और यहां से पैसा सीधा कहां भेज रहे हो? बाहर। अब एप्पल कंपनी क्या कर रहा है? कमा यहां रहा है, लेकिन सारा पैसा कहां भेज देता है? अमेरिका भेज देता है। तो उस सिचुएशन में भी भैया कमा तुमने यहां लिया तो टैक्स। बहुत सिंपल सा लॉजिक लेना है, भारत के अंदर आपकी दुकानदारी है, टैक्स देना पड़ेगा, और बाहर से पैसे लेके आओगे तो आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। दो कंडीशन में आपको टैक्स देना है। अगर आप बाहर ही कमा रहे हो, बाहर ही खर्च कर रहे हो, भारत से कोई लेना देना नहीं, तो भाई इंडिया की इनकम तो है ही नहीं ना वो। चलो सर, और क्या? अब हम बात करते हैं फॉरेन इनकम किसको बोलेंगे, यानी भाई वहीं का
कहता है बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, दोनों अगर बातें मिल जाएं, दोनों बोथ ऑफ द, तब मानना। इनकम नॉट रिसीव इंडिया होना चाहिए और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया नहीं होना चाहिए। इसके बाद इनकम डज नॉट एक्रू, मतलब आपके दुकानदारी, जैसे ये भारत है और ये भारत का बाहर है, तो दुकानदारी भी यही होनी चाहिए और इंडिया में पैसा रिसीव भी नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों काम नहीं हो रहा है तो मान लेंगे आपकी इनकम यहां की इनकम नहीं है। कौन सी इनकम है आपकी? फॉरेन इनकम। चलो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने एक केरल में अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, केरल में, और वहां से पैसे कमा के मैं फटाफट से मान लो यूएस लेके चला जाता हूं, तो इनकम कहां की मानी जाएगी? फटाफट कमेंट में बताओ, कहां की मानी जाएगी? कहां की मानी जाएगी? इंडिया की मानी जाएगी। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो इंडिया की मानी जाएगी? भैया बिजनेस इंडिया की जमीन पे कर लिया ना आपने। अब मान लो मैंने एक बिजनेस सेटअप कर रखा है, कहां पे? बिजनेस सेटअप कर रखा है कहां पे? चाइना में, और पैसा कमा के मैं भाग जाता हूं दुबई में लेके। मैं इंडियन सिटीजन हूं, पैसा कहां कमा रहा हूं? चाइना में, और पैसा कहां लेके गया? क्या भारत लेके आया? नहीं लेके आया। क्या भारत की जमीन पे पैसे कमाया? तो ये फॉरेन इनकम हो गई। समझ रहे हो? अगर पैसे भारत में लेके आ गए तब भी इंडियन इनकम ही माना जाएगा, फॉरेन इनकम नहीं माना जाएगा। इसको और एक्सप्लेन करते हैं। फॉरेन इनकम क्या कहता है? इंडियन इनकम जो है वो टैक्सेबल होगा किसके लिए? आपका ये है आरओआर। किसके लिए टैक्सेबल होगा इंडियन इनकम? आरओआर को देना है। सर इंडियन इनकम टैक्सेबल किसके लिए होगा? अच्छा, अगर आपका स्टेटस एनओआर हुआ तब भी आपको टैक्स देना है? जी हां। किसके लिए टैक्सेबल होगा? यानी आप रेजिडेंट भी नहीं हो और भारत में पैसा कमा रहे हो तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। आपका स्टेटस हमें मतलब नहीं। अगर आप आर ओ आर हो गए ना, अगर आप आर ओ आर हो गए तब भी देना पड़ेगा। आप बोलते हो सर मैं तो 20 ही दिन रुका था, बाकी भारत कमाया तो भारत की जमीन पे था, तो कौन सी इनकम होगी? भारत की इनकम होगी, टैक्स तो देना पड़ेगा उस इनकम पे। स्टेटस तुम्हारा आर ओ आर हो, स्टेटस तुम्हारा एन ओ आर हो, स्टेटस तुम्हारा एन आर हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आपने भारत की जमीन पे कमाया हो या बाहर से पैसे भारत में रिसीव कर लिया हो। कहता है फॉरेन इनकम, अगर आपका आरओआर है, अब फॉरेन में इनकम, फॉरेन इनकम कौन सा है? कमाओ भी वहीं और रखो भी वहीं, वहीं रिसीव कर रहे हो, वहीं सब कुछ कर रहे हो, तो ऐसे इनकम को बोला जाता है फॉरेन इनकम। तो अगर फॉरेन इनकम, अगर आप आरओआर बन गए तो आप टैक्स देते हुए, आपको टैक्स देना होगा। लेकिन सिर्फ दो टाइप है। अगर एनओआर बने तो आपको दो टाइप होगा। अगर आपका बिजनेस इनकम कंट्रोल होली और पार्टली इंडिया, मतलब बिजनेस में पैसा, जैसे एसबीआई की एक ब्रांच है बाहर, हर जगह एसबीआई की ब्रांच आप जाओगे तो बाहर मिल गई, और कमा भी वहीं रहा है और रिसीव भी वहीं कर रहा है, सब कुछ वहीं कर रहा है वो। अल्टीमेटली कंट्रोल कहां से हो रहा है? एसबीआई का चेयरमैन तो भारत में बैठा है, कंट्रोल भारत से कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप आर ओ आर हुए तो देना ही पड़ेगा भैया, चाहे कैसे भी इनकम। लेकिन एनओ आर हुए तो जब ये कंडीशन पूरी करोगे तभी देना होगा। कहता है फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल। अगर प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है और अदर फॉरेन इनकम है तो नॉट टैक्सेबल। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। और यहां पे तो हमारा एनआर है तो इस केस में टैक्सेबल नहीं होगा। हम अच्छे से देखेंगे, जब तक हमें ये क्लियर नहीं हो जाता तब तक देखेंगे। मेजरली हमें यहां से सब कुछ पता चल जाएगा और आपको। चलिए एक और बात देख लेते हैं, कुछ पॉइंट और डिस्कस करने वाली आ गई। अब मुझे बताइएगा मैं इंडिया का मैप ही ले लूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। आ जाओ भाई। चलिए ये हमारा भारत,
ये कोई है क्या? ये हमारा भारत, और इसको तो हटा दो भाई साइड। और वैसे भी ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है ये, इसको भी हटा दो साइड। ये तो हट ही गया, इन दोनों को साइड हटाते हैं। एक ये स्टेट है, 3 स्टेट आपके सामने दिख रहे हैं, सभी को दिख रहा है ये तीनों स्टेट। कौन कौन सी जगह है? एक है इंडिया, और ये है हमारा अमेरिका, और ये है हमारा यूके, इंग्लैंड। इंडिया के अंदर ये भी आपका अंडमान निकोबार लिखा हुआ है, शायद आपको पता नहीं विजुअल हो या ना हो, ये भी इंडिया का पार्ट है। पौंडीचेरी भी किसका पार्ट है? तो यहां से जो ये एरिया देख रहे हो, ये यहां से लेके ये बॉर्डर, बॉर्डर ऑफ इंडिया का ये वाला हो गया ना, तो यहां से लेके आपको 12 नॉटिकल माइल तक एरिया बॉर्डर इंडिया का माना जाएगा, जिसको बोलते हैं हम टेरिटरी बॉर्डर। ऐसा नहीं होता जहां से इंडिया खत्म हो गया इसके बाद यहाँ पे कोई भी आ जाएगा, नहीं, इससे 12 किलोमीटर दूर तक सेफ्टी रखते हैं हम, कि वो हमारे सीमा में, हमारे टेरिटरी बॉर्डर, उसको हम नॉटिकल माइल में काउंट करते हैं। अगर आप यहां पे दुकानदारी करते हो, सर यहाँ पे दुकानदारी कैसे हो सकता है, मैंने अभी बहुत सारे, मैं यूट्यूब पे देख रहा था, तो कश्मीर का कुछ ज़्यादा ही वीडियो अब थोड़ा सा ट्रेंड होने लगा है, क्योंकि वहाँ दिखा रहे हैं टूरिज्म को उनको क्या करना है। तो आप वहाँ पे झील वगैरह में जैसे ही जाओगे ना, वहाँ पे झील तो ज़्यादा है, तो आपको रेस्टोरेंट भी क्या होगा, आप जैसे चल रहे हो, आप बोटिंग कर रहे हो, बोटिंग करते करते साइड से एक नाव और आएगा, भाई साहब क्या लोगे? वो बेच रहे हैं वहाँ पे। फिर थोड़ी दूर जाओगे, फिर कोई सामान बेचने वाला आ जाएगा, कोई खाना पीना बेचने वाला, मतलब आप बोटिंग कर रहे हो और आपके साथ साथ दुकानदार आता जा रहा है। तो ऐसा यहां भी पॉसिबल है। तो भैया ये जमीन तो भारत की है ना, पैसा यहीं कमाया आपने, तो आपकी दुकानदारी किसी काइंड की हो, भारत के किसी कोने पे आपकी दुकानदारी हो जाए, किसी कोने पे आपकी दुकानदारी हो जाए, आपकी दुकान बन गई किसी कोने पे, और पैसा यहां से कमा रहे हो, तो भैया ये भारत की इनकम है। इस इनकम को आपको इंडियन इनकम बोलना पड़ेगा। आपका स्टेटस इररेस्पेक्टिव कुछ भी हो, आप भले ही भारत में एक दिन रुक रहे हो या भारत में रुक भी नहीं रहे, तब भी ये इनकम पे टैक्स भारत में देना पड़ेगा। जैसे मान लो एप्पल का शोरूम खुला हुआ है, अब जो एप्पल का ऑनर है वो हर साल थोड़ी इंडिया आ रहा है, बहुत साल तो ऐसे होता है 2 साल में आ गया, 3 साल में आ गया, ऐसे आ रहा है वो। लेकिन जो एप्पल शोरूम से पैसे कमाए जा रहे हैं, क्या उसको इंडिया में टैक्स देने, नहीं देने? देने हैं, क्योंकि यहां पे आपकी क्या है, आपकी दुकानदारी यहां पे। इसलिए सिर्फ इस वजह से जो हमारा टेस्ला कंपनी का था, आपने सुना होगा, वो कह रहा है भैया मैं चाइना में बनाऊंगा और भारत में बेचूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा बस। तो उसका कहना है भैया अपनी दुकानदारी आपको भारत में ही लगानी पड़ेगी, सब कुछ यहीं करोगे तो हम आपको यहाँ पे परमिशन देंगे, नहीं तो नहीं परमिशन देंगे। दैट्स वाई अभी तक वो इंडिया में आ नहीं पाया। और इंडिया में अगर खरीदना भी चाहते हो तो इतना महंगा कर दिया है कि आपका मन ही नहीं करेगा खरीदने का। अगर बाहर 30 लाख रुपए का है तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोली अच्छा 30 लाख में बेचोगे तो हम एक काम करते हैं 40 लाख टैक्स लगा देते हैं, अब 70 लाख का खरीद लो। और आपको ये कहानी पता चलेगा कि इस 30 लाख की एक्चुअल कीमत 30 लाख की और ये 70 लाख की, तो आपका मन ही नहीं खरीदेगा, मैं नहीं खरीद रहा ये। और जब आप खरीदोगे नहीं तो वो इलॉन मस्क क्या होगा, वो परेशान होगा, क्योंकि इंडिया अभी सबसे बिगेस्ट मार्केट है। तो इंडिया के अंदर अगर आपकी दुकान हुई तो आपका स्टेटस कुछ भी हो, आपको पैसे देने हैं। अगर आप अमेरिका से पैसे, अमेरिका से पैसे अगर भारत में लेके आ गए, क्या करके आ गए, लेके आ गए, तब भी माना जाएगा ये भारतीय पैसा है भाई। किसका पैसा है ये? भारत का पैसा, आपको इसके ऊपर टैक्स देना होगा। दूसरा, आपका एसबीआई का ब्रांच यहां पे है, आपका एसबीआई का ब्रांच यहां पे है, यहां पे आपका एसबीआई का ब्रांच है। पैसा यहां से कंट्री से ही आ रहा है, यहीं से पैसा भी आ रहा है और पैसा खर्च भी यहीं हो रहा है, भारत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारत में एक बैठा हुआ व्यक्ति
इसको क्या कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है सर। भारत में एक बैठा हुआ व्यक्ति इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है कि भाई ये वाली ब्रांच घाटे में चल रही है, उसको बंद कर दे यार। भाई अमेरिका में तू वहां पे खोल के बैठा है, एक एक्स्ट्रा ब्रांच खोल ले, ज्यादा बर्डन आ गया। तो कौन बता रहा है ये सारी बातें, इंडिया में बैठा हुआ। अगर ऐसा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ दो व्यक्ति को। एक आरओआर को तो हर कंडीशन में ही देना है, एक एनओआर। एनआर बोलेगा ठीक है बच गए, नहीं देना तुम्हें टैक्स। एनआर के केस में अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो एनआर के केस में नहीं देना। समझ रहे हो बात। लेकिन अगर दुकान हमारी यहां पे है, कहां है दुकान, और कंट्रोल यहां से हो रहा है, यहां से बोल रहा है कोई, यहां से कंट्रोल हो रहा है, तो आप दिमाग लगाओ, कंट्रोल कहां से हो रहा है, यूएस से हो रहा है, और बिजनेस कहां पे है। तो बताओ इस पे टैक्स, जैसे कि एप्पल मोबाइल, आप आईफोन ले लो या एप्पल का शोरूम ले लो, यहाँ है कंट्रोल तो बाहर से ही करता है वो। आप BMW ले लो, मर्सिडीज ले लो, जितने भी ले लो, आप एडिडास ले लो, आप जितने भी बड़ी कंपनी है, आप MI का फोन ले लो, कंट्रोल यहां से नहीं हो रहा भाई, वो कंट्रोल कहां से हो रहा है, चाइना से हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बताओ किसको टैक्स देना है। मैंने कहा अगर भारत में पैसे कमा लिए तो सबको टैक्स देना है, आपका स्टेटस मैटर नहीं करेगा। अब मैंने क्या कहा कि अगर कंट्रोल आपका भारत में और पैसा बाहर कमा रहे तो दो को टैक्स देना है। अगर आप ROR हो तो दे दीजिए, आप NOR हो तो दे दीजिए, अगर NR हो तो छोड़िए, हटाइए, मत दीजिएगा। दूसरा मैंने बताया कि भैया भारत में बिजनेस और कंट्रोल कहां से हो रहा है, अमेरिका से हो रहा है कंट्रोल। तो बताओ कौन कौन टैक्स देगा। तीनों को देना चाहिए या दो को देना चाहिए, कंट्रोल वाली बात आ गई यहां पे, ध्यान रखना। तो जवाब क्या है, दुकानदारी कहाँ है, भारत में है ना, तो आप कंट्रोल कहीं से भी करो, मतलब नहीं है। आपका स्टेटस क्या है, मतलब नहीं है। भारत से पैसे कमा रहे हो, बस यही मतलब है, तीनों टैक्स देंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं मैं। दो को नहीं, तीन को, बच्चों ने दो को बोला है, सबको देना पड़ेगा। समझो, दुकान तो यहां पे है ना भाई साहब, दुकान तो भारत पे है, भारत पे जैसे दुकानदारी हुई, आप कंट्रोल जहां मर्जी से कर लो, अब टैक्स तो हम लेंगे यहां पे। सिंपल सा फंडा लेते हैं। हाँ, दुकान आपकी इंडिया से बाहर है और कंट्रोल यहां से, तो दो को, क्योंकि दुकानदारी यहां है ही नहीं, और पैसे भी अगर अगर दुकान बाहर है और पैसे रिसीव कर लिए, कंट्रोल इंडिया से कर रहे हो, तो रिसीव वाला कॉन्सेप्ट लग गया ना, तीनों को। बाहर ही है और बाहर ही रिसीव हो रहा है, खर्चा भी बाहर कर रहा है, बस कंट्रोल भारत से है, तब दो को। दुकान यहां पे है, कंट्रोल बाहर से हो रहा है, तो दुकान तो यहां वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, इनकम अक्रू इन इंडिया, कमाया कहां जा रहा है, भारत में, तीनों पे टैक्स है। अगर मान लो आपकी दुकानदारी यहां पे है, कहां पे दुकानदारी है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA। पैसा यहां कमा रहे हो और भेज रहे हो आप यहां पे, कहां भेज रहे हो, UK में। कंट्रोल कंट्रोल सब वहीं से है, हमारे से कोई लेना ही देना नहीं है। अब किसको टैक्स देना है। अगर आप ROR बने तो बच नहीं सकते, फॉरेन इनकम होगा तब भी टैक्स ले लेंगे हम आपसे। सिर्फ किसको देना है, ROR। ऐसे इनकम को क्या बोलते हैं, फॉरेन इनकम। मान लेते हैं मेरा नेपाल में एक मकान है और वहां से किराया मिल रहा है और वहीं खर्च वर्च में कर देता हूं, तो अगर मेरा स्टेटस ROR हुआ तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। NOR और NR के केस में मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ रहे हो आप, मेन कोर को पकड़ो। भारत में पैसा आया और भारत में कमाया तो तीनों, कंट्रोल भारत से है तो दो को, और बाहर बाहर सब काम हो रहा है तो ROR तो बच नहीं सकता, बाकी दोनों बच जाएंगे, तो बाकी दोनों बच जाएंगे। अब क्या हुआ, मान लो आप भारत में बैठे हो, आप कहां बैठे हो, भारत में, आपने UK से पैसा कमाया, आपने कहां से पैसा कमाया, UK से, यूनाइटेड स्टेट, सॉरी यूनाइटेड किंगडम।
आपने यहां से पैसा कमाया, जॉब कर रहे थे और इमरजेंसी से आप भारत में आ गए, इमरजेंसी के कारण से आप कहां आ गए, इंडिया में। यार जल्दी जाना पड़ेगा, आपने सैलरी भी नहीं उठाई हुई, आप कहां आ गए, भारत आ गए। यहां पे आपके फ्रेंड ने, आपका जो दोस्त था यूके में, उसने सैलरी लिया और फिर सैलरी आपको भारत में ट्रांसफर कर दिया। वहां सैलरी लिया और फिर पैसे कहां दे दिए, इंडिया में दे दिया। इस प्रोसेस को बोला जाता है, रिसीव नहीं हुआ अभी ये, क्योंकि एक बीच में मीडियोकर आ गया, तो ये रिसीव, इसे रेमिटेंस बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, रेमिटेंस। तो रिसीव और रेमिटेंस में फर्क है। रिसीव के केस में डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ गया, कोई मीडियोकर नहीं है, बैंक भी नहीं है। अगर पैसा पहले बैंक के पास आ रहा है और बैंक आपसे कंफर्म कर रहा है भैया तुम्हारा पैसा आया हुआ हमारे पास आ गया है, तो वैसे तो पैसा बैंकर के पास आया है, तो ऐसे सिचुएशन में वो रिसीव माना जाएगा, क्योंकि बैंक कहां था, इंडिया में, तो पैसा रिसीव इंडिया में। लेकिन यहां एसबीआई है, पैसा यहां से सीधा गया हमारे इस वाले खाते में, तो पैसा रिसीव कहां हुआ, बाहर। अब उसके बाद एसबीआई से फिर मुझे यहां ट्रांसफर किया गया, यहां से मुझे क्या हुआ, यहां ट्रांसफर किया गया, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस। आप सब जो मुझे फीस दे रहे हो सब रेमिटेंस है। आपके फीस कौन देते हैं, मम्मी पापा, फिर आप मुझे ला के दे रहे हो, तो क्या है ये, रिसीव नहीं है, रेमिटेंस है। रिसीव क्या हुआ, आपके पेरेंट्स आए और मुझे फीस दे के गए, तो दैट्स कॉल रिसीव। तो आपको फर्क पता चल रहा है रिसीव और, क्योंकि जैसे पैसे यहां रिसीव हुए होंगे बाहर बाहर, वहां की गवर्नमेंट बोल देगी अब भैया पैसा यहां रिसीव हो गया, हमारे यहां से कमा रहे हो, हम टैक्स लेंगे। तो अगर वहां टैक्स दे दिया तो भारत में लेने का कोई मतलब नहीं बन जाता, डबल टैक्सेशन हो जाता है। तो रेमिटेंस क्या होता है, पहले आप छोटे छोटे से वर्ड समझो। हमने एक रिसीव की बात करी, डायरेक्ट भारत में पैसा आया। एक रेमिटेंस की बात करी, कोई और लेता है फिर भारत में देता है। एक एक्रू का बात करा, एक्रू मतलब कहां पैसा कमाया जा रहा है। एक कंट्रोल की बात करी कि व्यापार बाहर है, कंट्रोल कहां से हो रहा है ये भी चेक करना है। कुछ ऐसे इनकम है जहां के इनकम पे भारत में टैक्स बहुत कम लगता है, मतलब कि मतलब भारत के अंदर ही है वो पार्ट। पहले ये वाला पार्ट समझ में आया, ठीक है। चलो मैं कुछ एक पार्ट, कुछ क्वेश्चंस, अगर अभी तो नहीं खैर। इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया, कुछ ऐसे केसेस हैं जब भारत में ही होगा और मान लिया जाएगा, रीड कर सकते हो, 10 ईयर में मैंने डाल दिया है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, आपका कहां कनेक्शन हो, इंडिया, तो मान लिया जाएगा भारत में ही है। इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी एसेट सोर्स, इनकम इन इंडिया मान लिया जाएगा। इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स सिचुएटेड इंडिया, अगर भारत में ही आप सोना चांदी बेच रहे हो तो कैपिटल एसेट्स उसे बोला जाता है, तो इंडिया में मान लिया जाएगा। इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी भारत में, तो ये चीजें अभी धीरे धीरे, ये ना बहुत भारी भारी शब्द है, आप यकीन नहीं मानोगे। चैप्टर जब इनकम टैक्स स्टार्ट करना होता है तो बहुत स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी चीजों को ना ऐसा करना पड़ता है, यार ये नहीं बता रहे, कहीं बता दिया तो पता नहीं मतलब कि कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि अभी मैं सैलरी 1 महीने लगेंगे समझाने में आपको, 1 महीना लगेगा कि सैलरी होता क्या है भाई। और 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप बताओ सैलरी क्या होता है, जब मैं सिखाऊंगा तब एग्जाम में लिखोगे, 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा सैलरी क्या होता है। ऐसे कैपिटल गेन में लग जाएगा आपका टाइम। तो अभी तो मैं बस बहुत, तो अभी मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा सर। हाँ, कुछ और बातें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। भारत के अंदर ना, इंडिया के अंदर बहुत सारी इनकम पे सरकार टैक्स नहीं लेती है। हमें तो टोटल इनकम निकालना है, ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति का टोटल इनकम निकालना है। अब टोटल इनकम आजकल के टाइम पे एक व्यक्ति एक जगह से पैसे नहीं कमा रहा, उसके बड़े सारे हाथ पैर मारता है वो, तो सारी इनकम को पहले जोड़ेंगे। जैसे ये जॉब भी कर रहा है भाई, जॉब बाहर से नौकरी करके आ रहा है, शाम को मोमोज की रेडी भी लगा रहा है, तो बिजनेस भी हो गया। उसके बाद क्या करता है, सट्टे बाजारी भी कर लेता है, आईपीएल में पैसा लगाता है, तो ये कैजुअल इनकम भी हो गया। बैंक में एफडी करा रखा है, वहां से भी ब्याज आ रहा है। यूट्यूब पे बना रहा है वीडियो, वहां से बाहर से भी पैसे आ रहे हैं भाई। तो एक व्यक्ति की एक इनकम नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता है भाई, दुकानदारी पे बैठता है, कोई आता है बोलता है मकान बिक रहा है मेरा ही अपना है, खरीद ले, प्रॉपर्टी डीलर का कैपिटल गेन भी कर रहा है वो। तो बड़े सारे यहाँ पे बिजनेस कर सकता है। उन सभी इनकम को जोड़ेंगे। गांव में खेत भी है भाई, वहां से भी पैसा आ रहा है।
तो सभी इनकम को जब हम इसके जोड़ लेंगे, सभी इनकम को जोड़ेंगे, तब बोलेंगे भाई तेरी टोटल इनकम ये हो गई और इसके ऊपर तुझे टैक्स। और आज के टाइम पे जब से पैन कार्ड बना है ना, आधार कार्ड हुआ है लिंक पैन कार्ड से, आप बोलोगे मेरे गांव में खेत नहीं है, कंप्यूटर बोलेगा आपके गांव में है खेत, और देखो यहां से इतने किलो आपने अनाज बेचे हैं। आप बोलोगे बैंक से मेरे को ब्याज नहीं मिला, कंप्यूटर बता देगा एसबीआई से इतना ब्याज मिला है, पीएनबी से इतना ब्याज मिला है और इस दिन मिला है। तो सारी इनकम की डिटेल ऑलरेडी है सरकार के पास। वो तो बस आपको बोलते हैं, मौका देते हैं कि तुम झूठ मत बोलो, सही सही बता दो। झूठ बोलोगे तो फिर हम तुमसे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेंगे बस, जिसे हम पेनल्टी बोल देते हैं, फाइन बोल देते हैं, इनकम टैक्स की रेट के नाम से जानते हैं। उनको सब पता है इनकम टैक्स को। आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक हुए, आपकी एक एक बात की जानकारी पता है, सब कुछ। अब कहाँ पैसे खर्च रहे हो, आपके पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, सारी जानकारी है। और जो उनको समझ में नहीं आता कि ये पैसे कहाँ से आए, फोन करके बुला लेंगे, आ जाओ भाई ये पहले मुझे बताओ कहाँ से पैसे आए। फिर आपको वहां पे क्या देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन। तो भाई इतनी सारी इनकम जोड़नी पड़ेगी, लेकिन भारत सरकार बोलती है कि भाई इतनी सारी अगर हर जगह की इनकम करेंगे तो ये तो बड़ा मतलब कि परेशान हो जाएगा, एकदम दब सा जाएगा, बहुत एकदम सा परेशान हो जाएगा यार, सारी इनकम को कैलकुलेट करके तो इनकी बहुत इनकम है। तो सरकार बोलती है चल यार ठीक है, थोड़ी बहुत हम रिलैक्सेशन देंगे, इन इन इनकम पे हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। आप किसान हो तो अच्छा काम कर रहे हो, अब पता है किसान को अगर हम बेनिफिट्स वगैरह नहीं देंगे फिर आंदोलन हो जाएगा। तो बोलते चल भाई तेरी इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे। अगर एग्रीकल्चर, किसान का जो पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं, इनकम, इसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन कुछ किसान चालाक होते हैं, राइस यानी चावल की खेती करी, फिर उसको पैकेट में बना के प्रीमियम क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बोलेंगे भाई अब तू किसान तो सिर्फ तभी तक था जब तक तू चावल उगा रहा था, अब तू एक्सपोर्ट कर रहा है तो तू बन गया बिजनेसमैन। जब तक तेरा चावल बना तब तक की इनकम पे माफ करेंगे, बाकी जो तू एक्सपोर्ट कर रहा है उस पर हम टैक्स लेंगे। ऐसा ज्यादातर चाय के केस में होता है, कॉफी के केस में होता है, क्योंकि चाय के केस में उसके अंदर ज्यादा चाय की पत्ती जो होती है, थोड़ा बहुत प्रोसेस ग्राइंडिंग वगैरह करके, तो सरकार ने वहां पे कुछ रूल लगाए हुए हैं कि 65% 70% सारी बातों को देखेंगे। अभी सिर्फ याद रखना है कि अगर आप किसान हो तो आपसे टैक्स नहीं लेंगे। एक व्यक्ति बोलता है सर मेरे नेपाल में बहुत सारी जमीन है और वहां बड़ी खेती करके मेहनत करके लाया हूं पैसे, मैं तो किसान हूं। बोला भाई भारत में किसान होना ज्यादा जरूरी है, और अगर आप फॉरेन में किसान हो तो मतलब नहीं है, पूरा टैक्स लेंगे। यानी आप एग्रीकल्चर इनकम, किसान से जो पैसा आएगा उसको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम यानी अगर आपकी खेती से इनकम हो रही है तो इसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया और ये सेक्शन 10 के अंदर गवर्नमेंट ने बताया। अभी सेक्शन वेक्शन इतना भारी बातें नहीं कर रहे हैं कि आपसे इस पर टैक्स लेंगे ही नहीं, लेकिन आपको किसानी कहां करनी है, भारत के जमीन पे। आप शहर में करो, गांव में करो, कहीं भी करो, भारत की जमीन पे होना जरूरी है। तो एक तो किसान से टैक्स नहीं लेंगे। दूसरा अब गिफ्ट, अभी शादी हुई है और वहां पे मैंने सुना है बहुत सारे गिफ्ट, सुना क्या वही है कि किसी ने सुना ही नहीं, यूट्यूब पे जो आता रहता है वही देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि घड़ी दी है 2-2 करोड़ रुपए की। अब जब 2 करोड़ घड़ी दी है तो बहुत बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो बाहर वालों ने बहुत सारे ज्वेलरी दी होंगे, बहुत सारी चीजें दी होंगी। आप ये समझना कि ये शादी जो है ये बिजनेस हुआ है, शादी नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि ये शादी हो रही है, शादी हो रही है, बिजनेस है। इंडिया के कानून में एक यही ऐसा जगह है जहां पे कानून के अंदर मान लो लूप होल्स मान लो या दिक्कत है। इंडियन जब भी कभी होता है ऐसा, बोला गया शादी पे जितना मर्जी गिफ्ट दे दो, जितना मर्जी गिफ्ट दे दो, टैक्स ही नहीं लगेगा। अब मान लो मेरी एक कंपनी है, सपोज करना मेरी कंपनी है, मान लेते हैं रिलायंस कंपनी एक है और एक कंपनी दूसरी कंपनी मान लेते हैं, सपोज करो एक दूसरी कंपनी XYZ कंपनी मान लेते हैं। अगर रिलायंस कंपनी XYZ कंपनी को खरीदेगा, मेरी कंपनी XYZ कंपनी का वैल्यूएशन पता है क्या, मान लेते हैं कि 50 लाख रुपए है।
एक एग्जांपल ले लिया 50 लाख, या मान लो 50 करोड़ रुपए है, और रिलायंस कंपनी ने इसको 100 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार होगी, तो मैंने कितना कमा लिया? इस 50 करोड़ पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा 20%, यानी 10 करोड़ रुपए। या कोई भी एसेट्स मैं बेच देता हूं, मेरे पास कुछ भी है, तो मुझे इस पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स। अगर आपने ये फ्री फंड में किसी को दे दिया, फ्री फंड में दे दिया किसी को, तो साफ है कि भाई टैक्स बचाने के लिए पैसे तो तुमने ले लिए होंगे, कैश में ले लिया होगा। गवर्नमेंट बोलता है फ्री में दिया कोई बात नहीं, हम मान लेंगे तेरी इनकम इतनी होगी और तेरे से टैक्स ले लेंगे। आप बोलोगे यार मैंने अपने फ्रेंड को एक काम किया है कि मैंने एक गोल्ड की चेन दे दी 5 लाख रुपए का। गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है तूने दे दिया, कितने का खरीदा था ये बता। बोले पुराने में खरीदे थे, दादाजी के टाइम के पड़े हुए थे। बोला 20,000 का खरीदा था, हाँ। अब कितने का? 5 लाख का था, 4,80,000 पर टैक्स दे दे। तूने फ्री में दिया, तू समझ 480 का मेरे हिसाब से तूने क्या करा, उसको बेच दिया है, तू मुझे उस पर क्या दे दे? टैक्स दे दे। तो शादी के टाइम पे एक मान लो ये बोला गया कि शादी पे जितना मर्जी गिफ्ट दे दो, जितना मर्जी क्या कर दो, गिफ्ट दे दो, किसी तरीके का गिफ्ट दे दो, उस पर टैक्स हम नहीं लेंगे। उस पर टैक्स क्या है? माफ है, एग्जेम्प्ट है। तो जितने भी गिफ्ट मिले होंगे और जिसने दिए होंगे, ना तो देने वाले से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना लेने वाले से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब अब शादी के ओकेशन पे हमें गिफ्ट मिला है और एक हमने दिया है, दोनों में फर्क है। मिला है वो टैक्सेबल हो जाएगा, जो 2-2 करोड़ की घड़ी लेके गए उनको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जिसने दिया है उसको, वो अंबानी के लिए टैक्सेबल। तो ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, अगर कोई भी गिफ्ट आप रिसीव करते हो, आप रिसीव करते हो, जिसकी शादी हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, ये नहीं क्या जिसको जिसको गिफ्ट दिया है वो तो ओकेशन ऑफ मैरिज नहीं था ना, वो तो अटेंड करने गया था। जिसकी शादी हो रही है, अगर उस टाइम पे कोई भी गिफ्ट लोगे, उस केस में आपको उस पर टैक्स नहीं देना है। इसलिए बहुत आप देखोगे ना, जितने भी रिचेस्ट पर्सन उनका डाइवोर्स बहुत होता है। क्या कारण है इनको डाइवोर्स होता है? उनको दूसरी शादी करनी है, और कई बार आप देखोगे पहले उस लड़की को डाइवोर्स दे दिया और कुछ दिनों बाद फिर से उसी से शादी कर ली। तो ये चक्कर क्या चल रहा है? और उनके डाइवोर्स ऐसे नहीं होते, उनके डाइवोर्स क्या होते हैं? लीगली होते हैं, डॉक्यूमेंट पे होते हैं। तो पहले डाइवोर्स दे दिया, फिर पता चला यार चल अब उससे ही शादी कर लेते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार डाइवोर्स दे दिया बेकार है, गंदा है। भाई वो टैक्स प्लानिंग कर रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अपनी बीवी के नाम पे कुछ ट्रांसफर करना होगा तो टैक्स लग जाता है, डाइवोर्स देके दे दिया टैक्स ही नहीं लगेगा। फिर से अगर कुछ किसी से रिसीव करना हो तो शादी कर ली आपस में, ला भाई मेरे को दे दे, टैक्स ही नहीं लगेगा। तो ये सब क्या है? टैक्स प्लानिंग है। अगर मुझे कहीं से 1 करोड़ रुपए का सामान लेना है तो 30% सीधा सीधा टैक्स लग जाना है। एक काम करते हैं, शादी कर लेते हैं, तू शादी पे गिफ्ट दे दे, टैक्स ही नहीं लगेगा यार, तो बच गए ना 30 लाख रुपए। तो ये शादी के टाइम पे ऑन द ओकेशन ऑफ, पहली बात बताइए, अगर आप खेती करते हो तो आपसे टैक्स नहीं लेगी भारत। अगर आप मैरिज, ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, तब भी आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर अपने रिलेटिव को गिफ्ट देते हो, पापा ने अपने बेटे को दे दिया लैपटॉप, दे दिया कंप्यूटर, दे दिया बाइक, दे दिया, उसमें भी टैक्स, क्योंकि गिफ्ट इज आ ऑल्सो इनकम। अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो आपका क्या है? इनकम ही है। अगर ऐसा इनकम वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता तो सभी गिफ्ट ही ले रहे होते हैं, सरकार टैक्स ले ही नहीं पाता। तो बोला गया शादी पे जितना मर्जी गिफ्ट दे दो, तो उससे अब रिलेटिव से जितना मर्जी ले लो, लेकिन अब रिलेटिव में डेफिनेशन है, बोलते हैं वो मेरे दूर के चाचा हैं, वो नहीं चलेगा। मेरे गांव के चाचा हैं, नहीं चलेगा। तो रिलेटिव का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, आपके मम्मी पापा, चाचा, भाई, बहन। नाना नानी नहीं, अलग हो गया। तो आपके जो ब्लड रिलेशन बोलते हैं ना, जो आपके बोलते हैं खूनी रिश्ता जो खून का रिलेशन है, वहां से गिफ्ट मिलेगा तो वही रिलेटिव। हम जब अदर सोर्स करेंगे ना तो वहां पे पूरे रिलेटिव बताऊंगा कि वाइफ रिलेटिव है, वाइफ के भाई रिलेटिव नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पे सारे केसेस को देखेंगे कि रिलेटिव कौन है। वाइफ रिलेटिव हो जाएगी लेकिन मंगेतर रिलेटिव नहीं होगी। होता है ना कि एंगेजमेंट एंगेजमेंट हो गया, उसने कुछ गिफ्ट दे दिया, भाई रुक जा अभी रिलेटिव नहीं है, तेरे को टैक्स तो देना पड़ेगा। शादी कर लेता तब गिफ्ट दे देता। तो किसान हो, आपसे टैक्स नहीं लेंगे।
अगर आप शादी के मौके पे पैसे रिसीव कर रहे हो, आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अगर रिलेटिव पैसे दे रहे हैं आपको, तो भी टैक्स नहीं लेंगे। आगे बोला गया, मैंने 3 बातें बोली। नंबर 1 एग्रीकल्चर इनकम, नंबर 2 आपका गिफ्ट चल रहा है। ये गिफ्ट कब? अगर आप मैरिज पे लेते हो, नहीं टैक्स देना। रिलेटिव से लेते हो, नहीं टैक्स देना। अब नॉन रिलेटिव भी तो है, दूसरे भी देते हैं, बर्थडे किया वहां पे गिफ्ट आ गया, तो बोला नॉन रिलेटिव से जब देगा आपको तो टैक्स लेना है। तो ऐसे तो बर्थडे पे गिफ्ट देना ही बंद कर देंगे लोग। तो बोला रुक जाओ, ज्यादा महंगा नहीं लेना। 50,000 रुपए तक अगर आप 50,000 रुपीज तक आप एक पर्सन से, सिंगल पर्सन से, इंडिविजुअल से अगर आप 50,000 रुपीज तक का गिफ्ट लेते हो तो माफ है। अगर 50,001 रुपए भी लोगे तो आपके पूरे 51,000 रुपए, 50,001 रुपए पे पूरा टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर नॉन रिलेटिव और मैरिज का ओकेशन नहीं है, बर्थडे हो गया, पार्टी हो गया, ऐसे ही दे दिया, अगर आपने गिफ्ट ले लिया है तो उस गिफ्ट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 50,000 रुपए से जो अमाउंट होगा, या 50,000 या उससे कम पे नहीं लगेगा, 50,000 से ऊपर सभी को एग्रीगेट कर लिया जाएगा। सबने दिया है, मान लो आपके उस रिलेशन पे आपके फ्रेंड ने दिया, आपके मान लेते हैं कि किसी और दोस्त के दोस्त ने दे दिया, जितने भी दिए सबको काउंट करेंगे। 50 से ऊपर चला गया, चलो भाई इस पर टैक्स लग जाएगा। अब 1 रुपए भी ऊपर होगा तो टैक्स देना पड़ेगा। यानी गिफ्ट के केस में, मैरिज में टैक्स है क्या? अगर मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस ROR है तो क्या मैं टैक्स दूंगा क्या? जब सरकार मना कर रही है मत लो टैक्स, तो मेरा स्टेटस कुछ भी हो नहीं दूंगा ना भाई मैं। क्या आप रिलेटिव से लोगे तो क्या टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं नॉन रिलेटिव से ले रहा हूं, और शादी वाले ओकेशन को छोड़ के नॉन रिलेटिव से ले रहा हूं, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन डिपेंड कितने अमाउंट का है, 50 से कम का या 50,000 तक है तो चलेगा, और 50,000 से ऊपर हुआ तो सब पे लग जाएगा, फिर तो फिर नहीं बच सकते आप। साथ के साथ बोला गया भैया आपके कुछ ऐसे इनकम होते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी होती है कंट्री की जो उनसे टैक्स नहीं लेते। जैसे भारत के अंदर बोला जाता है, जिसको भारत रत्न दिया जाता है, गवर्नमेंट उससे बहुत सारे टैक्सेस के बेनिफिट्स मतलब दे देती है, हम नहीं लेती उससे टैक्स। तो किसी कंट्री में आपको ऐसी उपाधि, ऐसे लेजेंडरी आपको मिला हुआ है, तो वो टैक्स आपसे वहां की गवर्नमेंट नहीं ले रही है, तो ऐसे इनकम को या वहां की गवर्नमेंट लेना ही नहीं चाहती आपसे वो टैक्स, उसे बोलते हैं पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, क्या बोलते हैं? पास्ट टैक्स्ड इनकम। सर पास्ट अनटैक्स इनकम का मतलब बाहर की गवर्नमेंट ने आपसे, फॉरेन इनकम था उससे टैक्स नहीं लिया, तो अब भारत में लेके आ जाओगे तो गवर्नमेंट ने बोला उन्होंने माफ कर दिया तो हम भी माफ ही कर देंगे, हम भी नहीं लेंगे आपसे टैक्स। आपका स्टेटस कुछ भी हो, ROR NOR जो भी हो, रिस्पेक्टिव एनी स्टेटस, आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे। जाओ। कौन से इनकम पे? पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। तो कुछ चीजें हमने देखा, उसी को मैंने सभी को एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में क्या करा, लिख दिया है। कौन कौन टैक्स देगा, कौन नहीं देगा। अगर आपको ये चीजें याद है तो कोई भी ऐसा, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कोई भी टोटल इनकम, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। पहले क्या बोला? इनकम एक्रू, समझ में आया? मतलब कमाया। अराइज होना, कहां? इंडिया में, तो कौन टैक्स देगा? आपका स्टेटस। यस यस का मतलब आपका स्टेटस कुछ भी हो। ROR है दोगे, NOR है दोगे, NRO तब भी दोगे, इंडिया में कमा रहे हो ना पैसे। अगर इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, मतलब रिसीव कर लिया और या सरकार बोल दे ना भाई तूने रिसीव किया है, इसके ऊपर सेक्शन लगा हुआ है, लॉज लगा हुआ है, तब भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आपका स्टेटस कुछ भी हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम रेमिटेड टू इंडिया, अब मैंने शायद यहां पे एक गलत बोल दिया, 2 को देना पड़ेगा, सिर्फ 1 को देना पड़ेगा और बाकी 2 को, यानी ROR में तो सभी है। खैर, रेमिटेड का मतलब समझ में आया? रेमिटेड मतलब पैसे वहीं रिसीव हो गए, बाद में आपके पास आए, उसको क्या बोलते हैं? रेमिटेड। क्वेश्चन क्लियर बोलेगा इनकम रेमिटेड है तो आपको पता करना पड़ेगा। एक व्यक्ति है, मान लेते हैं उसको बोला गया भाई 5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स निकालो, और वो NOR है और रेमिटेड किया है, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं देगा टैक्स, क्योंकि उसका स्टेटस क्या है? NOR। सिर्फ आप ROR में दोगे। बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस कहां है?
और कंट्रोल कहाँ हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। बिजनेस कहाँ है? इंडिया। तो इंडिया में जब बिजनेस है तो भाई तुम तो बिजनेस पे ही कमा रहे हो, तब तो तुम्हारा स्टेटस मैटर ही नहीं करेगा। तो कौन टैक्स देगा? तीनों टैक्स देंगे। इसके बाद बिजनेस आउटसाइड इंडिया यानी भारत के, लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है? तो भाई तो उस केस में दो टैक्स देंगे। कौन कौन देंगे? दो। एनआर अगर है आपका स्टेटस, एनआर समझ पा रहे होगे, नॉन रेजिडेंट, बेसिक कंडीशन भी पूरी नहीं करी तो बोला छोड़ो हटाओ आपसे नहीं लेंगे टैक्स। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम क्या बताया? जब वहां की गवर्नमेंट ने छोड़ दिया तो हम भी नहीं लेंगे टैक्स, छोड़ो। अगर भारत में आ भी गया तो नो नो का मतलब है भैया उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी, पहले पुराने किस, कोई बच्चा पुराना देख ले वीडियो भूले भटके। इनकम टैक्स में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? गूगल पे मारोगे, गूगल पे पुराना अपडेट पड़ा हुआ है, बच्चा उसी को पढ़ लेगा, या गूगल पे अगले साल का अपडेट देख लोगे उसको पढ़ लेगा, क्योंकि हम हमेशा एक साल पीछे चलते हैं। अभी करंट टैक्स सिनेरियो जो अभी बजट आएगा उस बजट को थोड़ी ना हम अपने पेपर में इंप्लीमेंट कर, जो बजट जा चुका है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम। और एक बजट अभी आया था बीच में, गया था ना आपका फरवरी में, जिसे मिनी बजट बोला गया था, वो थोड़ी हम पढ़ेंगे, वो अगले साल पढ़ेंगे बच्चे। तो गूगल पे कौन सा बजट दिखा रहा होगा? ये वाला जो गया वो हमें पढ़ना ही नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है, कई बार हम गूगल, और पहले डिविडेंड इनकम ना एग्जेम्प्ट था, किसी को नहीं देना। अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड कमाओगे तो एग्जेम्प्ट होगा। तो शायद कोई बच्चा कहीं वीडियो में एक पुरानी बुक में देखेगा तो वहां लिखा होगा डिविडेंड इनकम इन एग्जेम्प्ट इन इंडिया। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और बोला इसको क्या करो टैक्सेबल। तो अब इंडिया कंपनी से आप डिविडेंड कमाओगे तो आपको टैक्स देना होगा, आपकी कोई भी स्टेटस हो, क्योंकि आप कहां से कमा रहे हो? इंडिया। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, अब फॉरेन कंपनी से डिविडेंड आप रिसीव कर रहे हो तो आपको तीनों केस में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड आप फॉरेन में ही ले रहे हो। मान लो माइक्रोसॉफ्ट का शेयर खरीद लिया और रह रहे हो यूएसए में, वहीं ले लिया, तो आप अगर एनओआर हो तो मत देना टैक्स, एनआर हो तो नहीं देना, आरओआर हो तो बच ही नहीं सकते भैया, फॉरेन इनकम हो गई ना वो एक तरीके से। और फॉरेन इनकम पे कौन टैक्स देगा? आरओआर को तो देना ही देना होगा। आगे क्या कहता है? इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, तो आर ओ आर तो बचेगा नहीं, बाकी दोनों। मतलब ये कौन सी इनकम हो गया? अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, तो कौन सी इनकम हो गई है? फॉरेन इनकम। कौन सी इनकम हो गई? फॉरेन इनकम। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया फ्रॉम इंडिया, तो इस पर सरकार ने क्या बोला है? चलो तुम किसान हो, माफ करते हैं इस पे। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से, और रिसीव इंडिया में हो गया। तो भारत में नहीं हो ना किसान आप, तो आप किसान ही नहीं हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, नहीं देना टैक्स, रिश्तेदार से लिया है, पापा ने अपने बेटे को दे दिया, बेटे ने अपने पापा को दे दिया। हाँ, आपके मौसा ने दे दिया आपको गिफ्ट तो फंस गए, ब्लड रिलेशन वो तो अलग ही चला गया उसका सिचुएशन, तब आपका गिफ्ट रिलेटिव में नहीं काउंट होगा। हम रिलेटिव की बात ज्यादातर किस में करेंगे? हम करेंगे अदर सोर्स वाले में, पूरा रिलेटिव अभी आपको सिंपल दे रखा होगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव अप टू 50,000 एग्जेम्प्ट, मतलब नॉन रिलेटिव से मिला तो 50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है। ऐसा नहीं कोई शादी ब्याह या फिर आपका बर्थडे या इस पे होना चाहिए, आपको गिफ्ट कभी भी दे दे वो। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, शादी पे, तो क्या बोला? टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं देना आपको। मिलेगा मैंने कह दिया, टैक्स नहीं देना अगर ओकेजन ऑफ क्या हो? मैरिज हो। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, हाँ मालिक भी कई बार गिफ्ट दे देता है आपको, दिवाली पे देता है ना, दिवाली पे क्या देता है? आपको कंबल दे दिया, आपको मिक्सर दे दिया, जूसर दे दिया, इस टाइप का गिफ्ट जो दे दिया, तो 5,000 रुपए कीमत तक का क्या होगा? एग्जेम्प्ट, बाकी टैक्सेबल। तो कहता है 5,000 रुपए तक क्या हो भैया? एग्जेम्प्ट, और उससे ऊपर जो होगा सब टैक्सेबल। वहां पे क्या है? 5,000 का सिनेरियो है अगर एम्प्लॉयर देता है, लेकिन अगर और कोई दे दे गिफ्ट तो वहां पे कितना है? 50,000। ध्यान रखना, मालिक देगा तो सिर्फ 5,000 एग्जेम्प्ट है। तो ये आपको जो मैंने ये चार्ट बताया, पहले तो मैंने आपको समझाया कि भैया है क्या नहीं है, तो जो आपको ये चार्ट बताया, इसी कितने पॉइंट हो गए? 15 पॉइंट।
15 में से कोई भी 10 पॉइंट आएगा एग्जाम में, 15 में से कोई भी 10 पॉइंट एग्जाम में आएगा और 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में, और ऐसे ही दे देगा। किस टाइप का क्वेश्चन होगा, चलिए क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। हाँ, इनकम है आपकी। अब डोनेशन का मतलब, अब डोनेशन कहाँ खर्च कर रहे हो? अब डोनेशन लेके आप क्या कर रहे हो, अमेरिका घूमने जा रहे हो भाई? करते ना लोग, अब डोनेशन ले लेते हैं, स्कूल के कॉलेज में फीस माफ करा लेते हैं, चले गए मूवी देखने, गवर्नमेंट बोलती है हट ये डोनेशन किसी काम का नहीं है तुम्हारे। देने वाले को, डोनेशन देने वाले को फायदा मिलता है, लेने वाले को नहीं है, लेने वाले के लिए तो इनकम ही है वो, जो दे रहा है उसको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है हमारा। चलो एक क्वेश्चन आपके सामने, तो हम क्या कहता है, मैं 3 कॉलम ड्रॉ कर लेता हूं। हालांकि ये आपके पास होता ना तो ज्यादा बेटर होता कि आप देख देख के जवाब देते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप बिना देखे बना दो, देख देख के बता दो, वही बहुत रहेगा। अभी एक आर ओ आर के लिए बताना है, क्या बोलता है, एन ओ आर के लिए, और एक एन आर के लिए। ऊपर सबसे पहले पता है टोटल को क्या बोलते हैं हम अकाउंट्स में? टोटल को, यहां पे टोटल को बोलते हैं कंप्यूटेशन, थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन टोटल इनकम, टोटल इनकम किसका भाई? ऑफ, पता करो कौन है ये, आर। किस साल का निकालना है? 22-23, तो नीचे लिखोगे ऐसे ए वाई। ए वाई का मतलब है, यहां पे वीडियो देखी है नहीं देखी पहले वाली? ए वाई का मतलब क्या है? असेसमेंट ईयर। और कब का निकालना है सर? 22-23, तो आप लिखोगे 23-24 और यहां पर्टिकुलर लिख दिया। मैं वो वाला जो चार्ट है आपके सामने रख दूं ताकि आप देख देख के बता दो, है ना? नहीं तो फिर देखिए मैं इसको साइज रिड्यूस कर रहा हूं, लेकिन कोशिश करना आपको अगर दिख रहा हो तो थोड़े बहुत जवाब देना, देख देख के देना, बिना देखे ना दें अभी। चलिए देखें क्वेश्चन। इंडिया इंडिया इंडिया, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या कहता है, ध्यान दो। पहला कहता है रेंट, भैया रेंट मिल गया, प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव इन यूएसए, मतलब जमीन भारत में खरीद रखी है, किराया यहीं पे मिला, और पैसे जो जा रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? यूएसए में। तो पॉइंट नंबर ए, रेंट रिसीव्ड इन दिल्ली, रिसीव प्रॉपर्टी कहां पे है? रेंट रिसीव की जगह पे फ्रॉम लिख देते हैं, फ्रॉम इंडिया। हालांकि मेरे पास शॉर्ट फॉर्म है तो मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, आप पूरे पूरे लाइन लिखिएगा एग्जाम में, पूरे पूरे लाइन लिखिएगा, बस मैं एक समरी बना के लिख रहा हूं। अब बताओ, आपके सामने टेबल अगर दिख भी रहा हो तो कौन टेक्स्ट देगा इस पे? क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, आपको कंप्यूट द असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, आप अगर ऑर्डिनरी हो नॉन ऑर्डिनरी तीनों के लिए बताने, तो मैंने तीनों कॉलम तो ड्रॉ कर लिया। अब बताओ इस पे कौन टैक्स देगा? आर ओ आर देगा क्या? हमेशा देगा, ये तो बच ही नहीं सकता, इस पे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या एन ओ आर देगा?
पैसे इंग्लैंड में कहाँ जा रहे हैं? पैसे यूएसए में जा रहे हैं। कैनवार देगा? क्यों? क्योंकि पैसे इंडिया में अर्न हो रहा है। इंडिया में अगर पैसे अर्न करोगे तो भाई कोई नहीं बचेगा, सबको देना है टैक्स, सबको देना है टैक्स। अगला, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। बिजनेस मेरा कहां पे है, लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है? दिल्ली से हो रहा है। अब कौन कौन देगा? दिमाग लगाओ, आपके सामने चार्ट है, मैं लिख लेता हूं। फ्रॉम यूएसए कंट्रोल दिल्ली से। मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप पूरा लिख लीजिएगा। बताओ, सामने गिवन है, आप ढूंढ के बताओ, देख के बताओ कौन कौन देगा। तो बता दिया बच्चों ने, निधि ने बता दिया, हितेश ने बता दिया, दो देंगे, आर और यानी 120। 120 इनकम फ्रॉम बेंगलोर और कंट्रोल यूएसए। अब बताओ इस पे, बेंगलोर कहां है भाई? भारत में ही है बेंगलोर। तो भाई भारत की जमीन पे पैसे कमा रहे हो तो तीनों देंगे, तीनों। 180 180 180। देख लो कितना आसान है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इनकम टैक्स प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है? तो अगर थ्योरी आता है तो प्रैक्टिकल कर पाओगे, अगर थ्योरी नहीं पता तो फिर नहीं कर पाओगे। सी तीनों ओके। डी पे आ जाते हैं। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव देयर बट सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया। रेंट फ्रॉम यूएसए मतलब प्रॉपर्टी भी हुई है, रिसीव भी, बाद में रेमिटेड हुआ। तो रेमिटेड के केस में देखो मैंने बताया था कौन देगा, कहां गया कहां गया, ये रहा। सिर्फ एक फॉरेन इनकम हो गया ना, क्योंकि रिसीव भी वही, सब कुछ वही हो गया, तो एक तरीके से कौन सा इनकम हो गया? फॉरेन। तो सिर्फ आर वार देगा, दैट इज हमारा 60,000। चलो इस पे आते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम विद इंडियन कंपनी रिसीव इन यूएसए। इंटरेस्ट जो इंडिया में कोई कंपनी है उससे ब्याज मिला, लेकिन कहां रिसीव कर रहा है? यूएसए में। बताओ अब इस पे, बताओ, दिमाग लगाओ। बताइए, दिमाग लगाइए। इंटरेस्ट कहां से मिला है? पैसा कहां कमाया जा रहा है? भारत में ही है क्या? कहता है इंटरेस्ट डिपॉजिट विद एन इंडियन, इंडियन के साथ था, इंडियन कंपनी के साथ था, और रिसीव यूएसए में हुआ। पैसा कमाया कहां जा रहा है? इंडिया। तो इंडिया की जमीन पे आ गए ना, और इंडिया के जमीन पे अगर आ गए तो फिर तीनों देगा टैक्स। 20,000, 20,000, 20,000। प्रॉफिट 21-22 बिजनेस यूएसए रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर, नॉट टैक्स अर्लियर। मतलब कहता है भैया प्रॉफिट कमाया था 21-22 में ऑफ अ बिजनेस इन यूएसए, रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, मतलब इस साल आ गया। नॉट टैक्स अर्लियर, पहले ये टैक्स भी नहीं लगा था, तो अब इंडिया में आ गया तो रेमिटेंस हो गया ना, एक तरीके से क्या हो गया? रेमिटेंस। तो किस पे लगेगा? सिर्फ एक पे। यहां पे पास देखो, नॉट टैक्स अर्लियर का मतलब यहां पे आप यहां पे क्या दोगे? नोट में दोगे कि पास अनटैक्स इनकम नहीं है ये, पास अनटैक्स इनकम क्लियर बोलेगा आपको। तो भैया ये नॉट टैक्स अर्लियर है, ये प्रॉफिट फ्रॉम, और एक को देना पड़ेगा, और हम इसको अजम्पशन ले रहे हैं कि ये पास अनटैक्स इनकम नहीं है। अब गिफ्ट रिसीव हिज पेरेंट्स रिलेटिव से 45,000 का, बताओ गिफ्ट का क्या करें? कौन देगा टैक्स? कोई भी नहीं देगा टैक्स। क्वेश्चन ने बोला था भैया टोटल इनकम बताओ, हमने तीनों का लिख लिया, और एक बार में हम लिख लेंगे इसको टोटल इनकम। टोटल इनकम लिख लेंगे, चलो टोटल कर लेते हैं। 80,000, एक 20, एक 80, 60, 2,75,000, ये आ गया 7,15,000। ये आ गया
4 लाख, 2,80,000। अभी हमने टैक्स लाइबिलिटी निकालने को नहीं बोला जाएगा। टैक्स लाइबिलिटी हमने स्लैब रेट में देखा है, तो इसके ऊपर कैसे टैक्स निकालेंगे? ये बेचारा तो टैक्स देगा, ये दोनों एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। जिन्होंने स्लैब रेट वाला देखा होगा तो उनको पता होगा कितने इनकम पे कितना टैक्स लगता है। क्लियर है किसी को? किसी को कह रहा हूं, सबको क्लियर है क्या? कोई डाउट इसमें?